के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर। सो जो पहली 7 अमेंडमेंट्स थी वो भुट्टो साहब ने अपने एरा के अंदर कर दी, अपने टर्नोवर के अंदर कर दी। उन 7 को हम ब्रीफली जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बाउंड्री को डिफाइन किया गया आफ्टर 1971 की डिबेकल के बाद, और ईस्ट पाकिस्तान के तमाम रेफरेंसेस को एलिमिनेट कर दिया गया। और ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई ये 1974 के अंदर हुई। 1974 के अंदर जो सेकंड अमेंडमेंट है जिसके तहत मुसलमान की एक बाज़ाब्ता डेफिनेशन जो है वो डाल दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन जो है वो तस्लीम नहीं करेगा, ही वुडंट बी कॉल्ड अ मुस्लिम। और अहमदिया जमात को अकलियत नॉन मुस्लिम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। थर्ड जो अमेंडमेंट है वो थी कि भुट्टो साहब ने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक कानून बनाया कि रियासत कुछ किसी भी खास कुछ जराइम के अंदर जो है वो डिटेन कर लेगी इंडिविजुअल्स को, तो उसके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। और ये 1975 के अंदर ये अमेंडमेंट लाई गई। फिर 74th जो अमेंडमेंट थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट्स को कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स को डिसअलाउ कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया उनका रोल, कि वो कुछ जराइम के अंदर बेल को कबूल नहीं कर सकेंगे, बेल अलाउ नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ साथ एक था कि कुछ मिनॉरिटीज का कोटा भी स्टैब्लिश किया गया इस अमेंडमेंट के जरिए। फिर 5th अमेंडमेंट जो है ये थी कि इसने हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को लिमिटेड कर दिया गया। 6th अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर की गई वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की एज, रिटायरिंग एज जो है वो एक्सटेंड कर दी गई, 65 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 62। कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर इनके दोस्त थे याकूब अली, जो एक सीजीपी थे, हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको बेनिफिट करने के लिए, उनको ज्यादा एक्सटेंडेड टेनोर देने के लिए ये अमेंडमेंट की गई। फिर 7th अमेंडमेंट इन्होंने डाल दी गई जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है असेंबली से। इसके बाद हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट वुड बी 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल ज़ियाउल हक के टेनोर में की गई 1985 में। बड़ी फेमस 58(2)B क्लॉज इंसर्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ, जिससे ये हुआ कि पार्लियामेंटेरियन जो सिस्टम था वो प्रेसिडेंशियल बन गया। अब प्रेसिडेंट को इख्तियारात थे कि वो डिस्क्रिशनरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए असेंबलीज को और गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकता था। 9th अमेंडमेंट जो है वो शरिया लॉ को डिक्लेयर किया गया स्टेट का सुप्रीम लॉ, इम्पोजिशन ऑफ इस्लामाइजेशन बाय जनरल ज़ियाउल हक। ये नेशनल असेंबली से पास नहीं हो सकी, सेनेट से सिर्फ पास हुई, लिहाजा ये पास नहीं हुई, एक्ट नहीं है ये पार्लियामेंट का, क्योंकि नेशनल असेंबली तब तक डिसॉल्व हो गई थी। 10th अमेंडमेंट जो है वो थी कि नेशनल असेंबली का जो सेशन का डेज थे उनको फिक्स कर दिया गया कि कम से कम इंटरवीनिंग पीरियड जो है वो 2 सेशंस का वो 130 डेज से ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो है 11th अमेंडमेंट जो है वो वुमेन सीट्स के रिवीजन, कोटा रिवीजन उनकी फिक्स एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन ये पास नहीं हो सकी नेशनल असेंबली से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये नहीं है। 12th जो हमारी अमेंडमेंट है ये 1997 के अंदर जो है वो आई, और इसमें स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स को जो है वो इस्टेब्लिश किया कंट्री के अंदर। 13th अमेंडमेंट 1997 के अंदर आई, और ये फिर 18 अमेंडमेंट के साथ 8th अमेंडमेंट के साथ जो है लिंक करती है। इसने 58(2)B को खत्म कर दिया, क्योंकि 58(2)B के जरिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स बर्खास्त हुई, जुनेजो साहब की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, नवाज शरीफ का पहला टेनोर, फिर बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा टेनोर। तो जब नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी के साथ 1997 के अंदर आए
तो इन्होंने ये जो क्लॉज थी, ये जो अमेंडमेंट थी, 8th अमेंडमेंट, उसको रोल बैक कर दिया। अब प्रेसिडेंट जो था वो यूनिलैटरली और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ असेंबली को और गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकता था। 14th अमेंडमेंट थी, डिफेक्शन क्लॉज जो थी वो डाल दी गई 1997 में कि अंडर सर्टन कंडीशन अगर कोई पार्टी मेंबर जो है वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करेगा तो पार्टी हेड को ये इख्तियार दे दिया गया कि उसको पार्टी से निकाल दे। जब उसको पार्टी से निकालेगा तो वो डिफेक्ट हो जाएगा और उसको अपनी सीट से अपनी मेंबरशिप ऑफ नेशनल प्रोविंशियल असेंबली छोड़नी पड़ेगी। तो वो क्या क्या कंडीशंस थी? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या मॉनेटरी बिल। इन तीन अगर के ऊपर वोटिंग हो रही है, इन तीन चीजों के ऊपर, तो मेंबर जो हैं वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे। 15th अमेंडमेंट भी 1998 में आई, ये भी पास नहीं हो सकी। इसमें भी कहा गया कि शरिया लॉ जो है वो पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ होगा और इसको इम्पोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी पास ना हो सकी। इसके बाद जो है जी 16th अमेंडमेंट थी, जो कोटा हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था 20 साल तक अपने अंडर डेवलप्ड एरियाज को, उसको 20 और साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया 16 अमेंडमेंट के जरिए। 17th अमेंडमेंट ने दोबारा 58(2)B को इंस्टॉल कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए, और अब प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई कि वो दोबारा से असेंबली और प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकते हैं। दोबारा जाएं, 8th अमेंडमेंट के जरिए 58(2)B आई, 13th अमेंडमेंट के जरिए खत्म हो गई, 17th अमेंडमेंट के जरिए दोबारा बहाल कर दी गई, और 18 अमेंडमेंट ने इसको दोबारा रोल बैक कर दिया। 18 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट गिलानी, प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दौर में हुई। तो इसके जरिए ये एक बड़ी बहुत एक्सटेंडेड, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 103 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस थी उसको अमेंड किया 18 अमेंडमेंट ने, और असल शेप इसको दी स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस के जरिए, स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के जरिए। इसकी डिटेल हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि इट नीड्स अ ह्यूज डिस्कशन, लेकिन अब के लिए सिर्फ इतना है कि 18 अमेंडमेंट ने 58(2)B को जो था वो ख़त्म कर दिया दोबारा से, और केपीके का नाम भी चेंज हुआ, और सर्टन बहुत सारी और, जैसे मैंने कहा। 19th अमेंडमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को इलेक्ट करने का फार्मूला जो था वो रिवाइज किया गया, चेंज किया गया। 18 अमेंडमेंट के अंदर भी वो दिया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी और तब्दीली ला दी गई 19 अमेंडमेंट के जरिए। 20th अमेंडमेंट भी पीपी के दौर में हुई, और इसके जरिए केयर टेकर सेटअप को और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए सर्टन अमेंडमेंट्स की गई। और केयर टेकर सेटअप जो था वो अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिल बैठ के जो है वो बनाएंगे, उसके ऊपर दोनों का एक मैकेनिज्म तय किया गया। 21st अमेंडमेंट जो थी वो चूंकि हमारे पास 16 दिसंबर 2014 को हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल का सान्या पेश आया, तो 2015 में 21st अमेंडमेंट के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर दिया गया ऐसे एंड टेरर जो क्राइम्स थे उनकी प्रोसिक्यूशन के लिए। 22nd अमेंडमेंट के जरिए फिर चेंजेस लाई गई। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी फॉर्मेशन है और उनके रोल्स के ऊपर, इसके भी हम ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस का है फार्मूला इनको अपॉइंट करने का और इसी के मेंबर्स का, इसके ऊपर हम अलग वीडियोस बनाएंगे, उसके ऊपर आप इस अमेंडमेंट को समझेंगे। 23rd अमेंडमेंट 2017 में चूंकि 2 साल के लिए हमने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे एपीएस अटैक के वेक में, तो 2 साल के बाद उनको 2 और साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया 23rd अमेंडमेंट के जरिए। इसी तरह 24th अमेंडमेंट सेंसस हो गया, तो पंजाब ने अपनी 8 सीटें लॉस की और 4 सीटें सिंध को मिल गई और बलूचिस्तान को मिल गई, और 4 सीटें जो है वो केपीके को मिल गई। तो उसकी रीएलोकेशन ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स जो है वो 24 अमेंडमेंट के जरिए जो है वो अमल में आई। 25th अमेंडमेंट फाटा और केपी का मर्जर हो गया, जो हमारे फाटा का इलाका था वो ख़त्म हो गया और उसको हमने केपी प्रोविंस के अंदर शामिल कर दिया गया।
लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि फाटा की नेशनल असेंबली के अंदर 12 सीट्स थी। जब इसको मर्ज किया गया तो कहा गया कि 6 सीट्स जो है वो केपी के 6 सीट्स अब इसकी नेशनल असेंबली में रह जाएंगी। तो टोटल जो सीट्स थी नेशनल असेंबली की इस अमेंडमेंट के बाद, फाटा केपी मर्जर के बाद, वो 336 रह गई। लेकिन 26 अमेंडमेंट जो 2019 में की गई उसमें दोबारा वो 6 सीट्स री इंस्टेट कर दी गई। 342 अगेन नेशनल असेंबली की अब सीट बना दी गई हैं। तो ये जो सारा आज तक 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये सारे का सारा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब आपके किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और जब हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल के ऊपर तो हमारे व्यूअर्स भी कोई भी इससे क्वेश्चन हो या इसके ऊपर मजीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जिसको हम अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करें तो काइंडली उसको ज़रूर बताइए।